अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कॉरपोरेट लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस का जो सब्जेक्ट है उसको कवर करेंगे। ये पहला लेक्चर है और इस सब्जेक्ट में हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का पूरा जो कानून है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इस तरह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है 1997 में आया था और इसके अलावा जो रेगुलेशंस हैं 2000 में जो आई थी उनको हम पढ़ेंगे। कंपनीज इशुएंस ऑफ कैपिटल के रूल्स जो हैं 1996 वाले वो पढ़ेंगे। सिंगल मेंबर कंपनीज के रूल्स जो कि 2003 में आए थे वो पढ़ेंगे और लास्ट में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बात करेंगे। तो इस सीरीज को आपने पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए सारी चीजों की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस हमने कहा 1984। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस से पहले हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को समझना जरूरी है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हमारे पास तीन है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में वाहिद मिल्कियत वाली जो बिजनेस होते हैं जिसमें एक बंदा होता है वो अपने मुनाफे के लिए काम करता है, सारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उसी के पास होता है और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इसको बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई लॉ हमारे पास नहीं है। मतलब हम किसी खास कोई लॉ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो बंदा जब चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू कर सकता है और कोई भी फॉर्मेलिटीज इसमें फॉलो करने की। सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो फॉर्मेलिटीज फॉलो करती है या जो लॉ फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 जब भी कोई पार्टनरशिप में डिस्प्यूट आएगा या जब भी कोई ऐसा इशू आएगा जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा होगा तो हम कौन से कानून को देखेंगे? जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का। और लास्ट में आ जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि है हमारे पास कंपनी। कंपनी की लीगल एंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ और ये जो है अपने एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल रख सकती है, रेवेन्यूज की अपनी होती है, एक्सपेंसेस ये अदा करती है। मतलब ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के जो है लॉ को फॉलो करते हुए क्रिएट किया जाता है। अच्छा, कंपनीज जो है थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस भी इसको कहते हैं और कंपनीज में जो कानून लागू होता है वो होता है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अच्छा, इधर जो है हमारे पास लीगल टर्म्स जो आ गई, लीगल टर्म्स जिसमें हमारे पास हमने यूज किया एक्ट, लॉ, ऑर्डिनेंस, इसके अलावा बिल। तो बिल जो है नेशनल असेंबली में जो रिटन डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है उसको बिल कहते हैं। वो जब पास हो जाता है बिल, 2/3 मेजोरिटी उसको मिल जाती है तो वो एक्ट या लॉ बन जाता है। ये लॉ और एक्ट में फर्क ये है कि एक्ट जो है ब्रिटिश के दौर में होता था उसको एक्ट कहते थे। जब ब्रिटिश का दौर था इधर तो उस जमाने में जब भी बिल पास होता था उसको हम एक्ट कहते थे और अभी उसको लॉ कहते हैं। ऑर्डिनेंस सदर पास करता है या गवर्नर। सदर जो भी मुल्क का प्रेसिडेंट होता है या तो वो या उसका नुमाइंदा जो कि प्रोविंसेस में बैठा होता है जिसको गवर्नर कहते हैं वो पास करता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ लीगल टर्म्स थी वो हमने क्लियर की। और हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हमने पढ़ी। फिर हमारे पास कंपनी जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है कि कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। इसकी लीगल एंटिटी होती है, लीगल है जो है इसकी आइडेंटिटी होती है और साथ साथ ये ग्रुप ऑफ पीपल्स इसको बनाते हैं और कोई ना कोई कारोबार करने के लिए ही बनाई जाती है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास जो है पाकिस्तान में जो कंपनी से रिलेटेड लॉ है उसकी क्या हिस्ट्री क्या है कि हमारे पास ये 1984 में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में जो है पास हुआ था या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का है। तो इससे पहले कौन सा कानून लागू होता था? कंपनी लॉ।
तो उससे पहले हमारे पास ब्रिटिश कंपनीज एक्ट जो कि 1913 में पास हुआ था। ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1930 इससे पहले प्रेसिडेंट था, मतलब कि हम पाकिस्तान में 1930 ब्रिटिश कंपनी एक्ट 1930 जो है फॉलो किया जाता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के से पहले। अच्छा, तो पाकिस्तान इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी लॉ, सबसे पहले रिकमेंडेशन बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 1961 में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दी थी। किसके लिए रिकमेंडेशन दी थी? कंपनी लॉ के रिलेटेड कंपनी लॉ के रिलेटेड रिकमेंडेशन दी गई थी, जो कि रिजेक्ट हो गई थी। और फिर 1972 में कुछ चेंजेस किए गए थे कंपनीज एक्ट 1930, जो कि ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1913 है, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे, जिसमें मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम को रिमूव किया गया था। मैनेजिंग एजेंसी मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे के जो है बिहाफ पर काम करता है। ठीक हो गया। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1913 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, चेंजेस हुए थे 1972 में। और उसके बाद जो है ज़ियाउल हक के दौर में 1984 में ये इनिशिएटिव लिया गया था और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को डेवलप किया गया था। पाकिस्तान एडॉप्टेड, ये वही बात कर रहे हैं कि 1930 आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में कौन सा कानून कंपनीज लॉ के रिलेटेड फॉलो किया जाता था? वो 1913 वाला एक्ट फॉलो किया जाता था। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि कंपनी की जो है टाइप्स के बारे में बता रहे हैं कि कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दो तरह की हो सकती है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर जनरल पब्लिक को अवेलेबल होते हैं, आम लोग उसकी शेयर्स को खरीद सकते हैं फ्रॉम दी स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स आम जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होते, इनके मेंबर्स की तादाद भी अलग अलग होती है। यह हम आगे जाकर और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिहाज से कंपनीज की 3 टाइप्स हैं, जिसमें लिमिटेड बाय शेयर्स की जितनी भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने शेयर्स में की हुई है शेयर होल्डर्स ने, तो इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अगर कर्जा ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा उनकी जो इन्वेस्टमेंट डूबेगी वो कौन सी होगी? जितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की हुई है। इससे ज्यादा उनसे पैसे मांगे नहीं जाएंगे ताकि लायबिलिटीज को सेटिस्फाई किया जाए। लायबिलिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए मजीद वो लायबल नहीं होंगे, लिमिटेड है, मतलब जितनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है उतने ही पैसे एट मैक्सिमम जा सकते हैं। फिर दूसरी है हमारे पास लिमिटेड बाय गारंटी की जितने मेंबर्स ने गारंटी ली हुई है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह होता है कि मेंबर्स जो हैं वो गारंटी ले लेते हैं कि मैं इतने एसेट्स की गारंटी ले लेता हूं कि मैं इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मैं इतने एसेट्स प्रोवाइड करूंगा या इतने एसेट्स के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अनलिमिटेड कंपनी से मुराद क्या है कि इसके मेंबर्स की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। ये हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा है हमारे पास कंपनीज की टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, मकसद के लिहाज से प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है और नॉन प्रॉफिट जो मतलब जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक हो गया। फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमारे पास है, सबसे पहले है बाय चार्टर ऑफ किंग या क्वीन कि किंग शाही फरमान की वजह से जो कंपनी वजूद में आती है उसको हम कहते हैं चार्टर ऑफ किंग या क्वीन, और इनको हम इसका नाम क्या होता है? चार्टर्ड कंपनी। ठीक हो गया। और बाय स्पेशल एक्ट, ये इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि ये शाही फरमान से वजूद में आई थी। ठीक हो गया। बाय स्पेशल एक्ट और ऑर्डिनेंस की वजह से अगर कोई कंपनी वजूद में आती है उसको हम कहते हैं बाय स्पेशल एक्ट और ऑर्डिनेंस, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। इसकी एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 में जो आया था उसके तहत बना था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये स्पेशल एक्ट के तहत ये कंपनी बनी है। ठीक हो गया। बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो बने उसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप हो सकती है कंपनी की, और ये रजिस्टर्ड कंपनी है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होती है प्रॉपर इसकी। फिर है बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हो सकता है।
ये भी 1984 के कानून के तहत हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसको हम रजिस्टर्ड कंपनी की एक टाइप कह सकते हैं। और लास्ट में आप बाय स्पेशल लॉ और फॉर नॉन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, वो कॉरपोरेशन जिनका मकसद तिजारत करना नहीं है, उसके लिए कोई अलग कानून पास हुआ और उसको जो है फॉर्म किया गया। ठीक हो गया। तो इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से हमारे पास कुछ टाइप्स थी, जिसमें पहली टाइप थी चार्टर्ड कंपनी, दूसरी है स्टैट्यूटरी कंपनी किसी खास कानून के तहत बने, तीसरी है हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनी जो कि बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है, और लास्ट में वही स्पेशल लॉ पास किया गया फॉर नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये भी स्टैट्यूटरी कंपनी में की एक टाइप हो सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। हमारे पास फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बाय चार्टर, चार्टर इन दोज प्लेस वेयर किंग क्वीन एंड आर रूलिंग, कि जहां पर बादशाह या मलिका रूल कर रही हो, यहाँ ये वहां जो कंपनी फॉर्म की जाती है उनके फरमान के तहत उसको हम कहते हैं चार्टर्ड कंपनी, या ये इनकी फॉर्मेशन जो है बाय चार्टर होती है। बाय एक्ट, जो एक्ट के तहत जो किसी खास नेशनल असेंबली में कोई एक्ट पास हुआ या प्रोविंशियल असेंबली में कोई एक्ट पास हुआ और उसके तहत जो बनी, तो वो भी बन सकती है हमारे पास। बाय ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ प्रोविंस ने दिया ऑर्डिनेंस, और उसके तहत हमने कंपनी को रजिस्टर करवाया। और बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत अगर कोई बने तो उसको नॉर्मली ऑल कंपनीज आर रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। कंपनी के ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो तब हमारे पास जो कंपनी बनती है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत ही रजिस्टर्ड की जाती है। और अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दीज कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर 42 सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन नंबर 42 जो है वो डील करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डील करता है, और उसमें सारी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया जाएगा। सच कंपनीज डू नॉट पे डिविडेंड टू देयर मेंबर, क्योंकि प्रॉफिट कमाना उनका मकसद ही नहीं है, तो प्रॉफिट से ही डिविडेंड मिलता है, तो वो कैसे मतलब डिविडेंड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाना मकसद ही नहीं है उनका। जैसे कि चैरिटी वगैरह या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो चैरिटी के लिए बनी, उसका तो मकसद ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो कैसे अपने मेंबर्स के दरमियान प्रॉफिट तकसीम करेगी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कौन कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो कि ट्रेड करने के मकसद से बनाई नहीं गई, उन पर ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लागू नहीं होता। जैसे कि ओन्ड और कंट्रोल बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कैरिंग ऑन बिजनेस विद इन द प्रोविंस, किसी खास प्रोविंस में वो ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं और उसका मकसद ट्रेड करना नहीं है, चैरिटी है गया, हॉस्पिटल्स हो गए वगैरह, इनका मकसद जो है तिजारत करना नहीं होता, तो ये जो है स्पेशल एक्ट के तहत बनते हैं। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इन पर लागू नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज जो कि मेंबर्स की इमदाद के लिए बनाए जाते हैं कि आपस में मेंबर्स को सपोर्ट किया जाए। इसकी एग्जांपल इस्लामाबाद हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह हो सकती है। ये जो है सोसाइटीज की जो अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो अलग एक्ट्स हैं या जो कानून है उसके तहत बनेगी। यूनिवर्सिटी जो है उस पर ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 नहीं लागू होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे कि कंपनीज जो है उसकी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं वो बाहर बैठे होते हैं, वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं जो कि कंपनी को जो मैनेज करते हैं वो कंट्रोल करते हैं अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और ये जो ओनर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में। ठीक हो गया। अच्छा, कहां पर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लागू होता है? तो सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हों उन पर ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लागू होता है। कंपनीज, ये इधर क्लियर नहीं नजर आ रहा लेकिन इसका इधर लिखा हुआ है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, के मेंबर्स ने गारंटी दे दी है कि इतने एसेट्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं वगैरह, तो उसमें या तो कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल होगा, सब मिलकर
कैपिटल प्रोवाइड किया होगा या नहीं किया गया होगा, तो वो प्रोवाइड करके या ना करके मेंबर जो है गारंटी ले लेते हैं। उन पर भी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लागू होता है। और अनलिमिटेड कंपनी मतलब कि जिसमें मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो, इन तीनों कंपनीज पर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लागू होता है। मतलब कि जब भी फॉर्म होंगी, जब भी ऑपरेशंस होंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कंडक्ट की जाएंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया और साथ ही साथ हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और मजीद इसमें जो है चीजों को समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।